चलो, तो ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स है क्या चीज, इस चीज को समझो। ठीक है। मान लो हमारे पास 6 टॉयज हैं एंड 3 बॉयज हैं, जिनको हमें ये 6 टॉयज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। राइट। ये तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं कि एक को एक जा रहा है, दूसरे को दो जा रहे हैं, तीसरे को तीन जा रहे हैं, या दो 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 जा रहे हैं, या चार एक एक जा रहा है। राइट। तो मान लो वो ये बोल रहा है कि एक को चार जाने चाहिए, दूसरे को एक जाने चाहिए, तीसरे को भी एक जाने चाहिए, या तीन दो एक जाने चाहिए, उसने बता दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 6 टॉयज हैं इनके 3 ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। ये समझे? एक ग्रुप का साइज होगा 3, दूसरे ग्रुप का साइज होगा 2, तीसरे ग्रुप का साइज होगा 1। अब ग्रुप को कौन बनाएगा, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स। राइट। ऑब्जेक्ट चेंज करेगा तो ग्रुप चेंज कर जाएगा। ये समझ में आ रहा है? राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप्स बनाने की कोशिश करेंगे, कितने तरीके से ग्रुप बन सकता है। राइट। अभी इसके अंदर ध्यान से देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, हमारे पास टोटल m प्लस n डिफरेंट थिंग्स है, m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने, m प्लस n। तो इसके कितने ग्रुप्स बन सकते हैं, टोटल ग्रुप फॉर्म दैट, मतलब कितने बन सकते हैं। एक ग्रुप बनाना है हमें m साइज का, दूसरा ग्रुप बनाना है हमें n साइज का। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ग्रुप साइज लो, उतने का फैक्टोरियल डिवाइड कर दो। तो अच्छा, इसके अंदर वी हैव टू मेक श्योर m इज नॉट इक्वल टू n, मतलब जो दो ग्रुप्स बना रहे हैं उन दोनों को ग्रुप्स का साइज क्या होना चाहिए, डिफरेंट। जैसे 6 ऑब्जेक्ट्स, 6 टॉयज हैं, ये हमें ग्रुप बनाना है। 3 ऑब्जेक्ट्स का, 2 ऑब्जेक्ट्स का, 1 ऑब्जेक्ट का, 3 ग्रुप्स बनाने हैं। तो कितने तरीकों से बना सकता हूं मैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितना ग्रुप साइज है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। बट वी हैव टू मेक श्योर सारे के सारे ग्रुप साइज क्या होने चाहिए, अलग, डिफरेंट। तो क्या आ जाएगा इधर, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। इतने तरीकों से मैं डिफरेंट ग्रुप्स बना सकता हूं। ये समझ में आया? अब ये फंडा बड़ा सिंपल है, ये कहां से आया, ये फंडा बड़ा सिंपल है। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, m प्लस n। मैंने क्या किया, इसमें से m चूज कर लिए, तो जो m चूज किए उतने m का मैं क्या बना दूंगा, एक ग्रुप बना दूंगा, बात खत्म। अब बाकी कितने बचेंगे, m प्लस n में से m गए, बाकी कितने बचे, n। तो n में से n को पकड़ के मैंने दूसरा ग्रुप बना दिया। तो ये जो चीज होगी ये क्या करेगा, m और n का दो अलग अलग ग्रुप्स बना देगा। एक ग्रुप है m ऑब्जेक्ट्स का, दूसरा ग्रुप है n ऑब्जेक्ट्स का। क्या बनेगा, ध्यान से देखो, m प्लस n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस, क्या mm कटा तो बचा n, n फैक्टोरियल, और nc n तो 1 हो जाएगा तो बचा ये। यही हमारा टोटल ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है ना? तो ग्रुप्स बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है, टोटल ऑब्जेक्ट्स जिनके ग्रुपिंग करनी है वो फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो डिफरेंट ग्रुप साइज है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, दैट इज, ये हमारे टोटल ग्रुप्स बन जाएंगे। फिर उन ग्रुप्स को आगे मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका तो सिंपल है, 3 ग्रुप्स बन गए। अब इन 3 ग्रुप्स को 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, बात खत्म। तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं अभी हम आ रहे, अभी हम किसके ऊपर आ रहे हैं, ग्रुप्स बनाने के ऊपर। ये समझे? पक्का ये चीज क्लियर हुआ? श्योर? अच्छा, अब अगले में क्या बोल रहा है कि इफ m इज इक्वल टू n, मतलब जो दो ग्रुप्स बना रहे हैं हम उनका साइज सेम है। ठीक है, या 3 ग्रुप बनाए उनमें से कुछ का साइज सेम है या सारे के सारे सेम है, तो कितने डिफरेंट वे से ग्रुप्स बन सकते हैं। तो उसका क्या जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब m और n सेम है तो इधर आ जाएगा n, एंड इधर भी आ जाएगा n। अब दो ग्रुप्स है जिनका साइज सेम है, तो जितने ग्रुप्स होते हैं जिनका साइज सेम होता है उतने फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड करना होता है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इतने तरीकों से मेरे दो ग्रुप्स बन सकते हैं जिनका साइज क्या होगा, n एंड n। टोटल कितने एलिमेंट से, 2n एलिमेंट से। जैसे एग्जांपल, मैं रीजन तो था, टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मेरे को दो ग्रुप्स बनाने साइज 3 3 के, तो कितने तरीकों से बनेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब दो ग्रुप्स है जिनका साइज 3 फैक्टोरियल है, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे 2 फैक्टोरियल। अब अगर मेरे पास है टू 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 टू, 3 ग्रुप्स बनाने जिनका साइज 2 2 2 है, तो कितने तरीकों से बन सकता है,
6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब कितने ग्रुप्स का सही सेम है? 3 ग्रुप्स का, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल आएगा। इतने तरीकों से मेरे 3 ग्रुप्स बन सकते हैं जिनका साइज क्या है? 2 2 2। एक्चुअली में पंगा पता क्या है, क्यों इससे डिवाइड कर रहे हैं? क्यों 3 फैक्टोरियल से, क्यों 2 फैक्टोरियल से, क्यों 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं? राइट, रीजन क्या है? रीजन ये है यार कि हम यहाँ पे ग्रुप्स को नाम नहीं कर रहे, नामकरण नहीं कर रहे। मैं नहीं बोल रहा कि भैया पहले 3 बच्चे मिलके पहला ग्रुप बनाएंगे, अगले 3 बच्चे मिलकर दूसरा ग्रुप बनाएंगे, नहीं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 नहीं। हाँ, ये 3 बच्चे एक ग्रुप बना रहे, अगले 3 बच्चे अलग ग्रुप बना रहे, ग्रुप का नाम नहीं कर रहे, ये समझे? अब इसका मतलब ये है कि ए बी सी डी ई एफ, ये एक अगर ग्रुप बना, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स का ये ग्रुप बन गया, दूसरे का ये बन गया। अब अगर मेरे पास डी ई एफ एंड ए बी सी ऐसा आता केस, तो क्या इन दोनों को मैं सेम काउंट करूंगा या डिफरेंट काउंट करूंगा? सेम। इनको डिफरेंट नहीं काउंट कर सकते। मैं नहीं बोल सकता ये ग्रुप 1 ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2, क्योंकि ये तो नामकरण हो गया। हमें नामकरण तो करना नहीं है, हमें तो ग्रुपिंग करनी है, बस इकट्ठा करना है, बस उनको नाम इकट्ठा करके नाम नहीं देना है। तो इसलिए ये दोनों केसेस हमारे लिए क्या है? सेम ग्रुप है। एबीसी का दोनों के अंदर क्या है? देखो, एक एबीसी का ग्रुप है, एक डीएफ का ग्रुप है, एबीसी का ग्रुप है, डीएफ का ग्रुप है। तो इसलिए अगर ग्रुप साइज सेम हो जाता है तो जितने तरीकों से ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं वो तो सेम काउंट हो गए, इसलिए उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे दो ग्रुप आपस में कितने तरीकों से इंटरचेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल, उतने केसेस को मैं सेम काउंट करूंगा, ये समझे? इसलिए उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं, ओनली इफ ग्रुप साइज इज सेम, अदरवाइज नहीं करेंगे, ये समझे? वही चीज यहां पे लिख रखी है हमने, ठीक है? स्टार्टिंग से इफ m प्लस n टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड m इज नॉट इक्वल टू n, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन सकते हैं? टोटल का फैक्टोरियल m प्लस n का फैक्टोरियल डिवाइडेड है m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। उसके आगे अगर m और n बराबर हो गया तो देन कितने तरीकों से ग्रुप बन सकता है? m प्लस n की जगह n प्लस n आ गया, n प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल साथ में 2 फैक्टोरियल आ गया। इसके बी पार्ट में सिमिलरली अगर टोटल ऑब्जेक्ट्स आ गए m n n p, और कितने तरीकों से ग्रुप बन सकता है? m प्लस n प्लस n, सॉरी m प्लस n प्लस p, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 ग्रुप्स हैं, कितना है साइज उनका? m साइज, n साइज, p साइज, तो m फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल से p फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। अगला, अगर सारे के सारे इक्वल है तो टोटल क्या आ जाएंगे एलिमेंट्स? n प्लस n प्लस n 3n, तो वो आ गया n प्लस n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, साथ में क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। बात खत्म, क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? चलो आगे क्या है देखो जरा, जैसे एग्जांपल देखो जरा, इसका क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ वेज इन विच 30 जवान्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स, क्या आएगा? 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 ग्रुप बनाने, 10 10 10 के ऑब्वियसली बनेंगे, वो आ जाएगा 30 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। अब 3 ग्रुप से जिनका सही सेम है तो क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब टोटल नंबर ऑफ वेज, जितने तरीकों से इन 3 ग्रुप्स को आगे मैं 3 डिफरेंट बॉर्डर्स पे भेज भी सकता हूं, तो 3 फैक्टोरियल से मेरे को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 एक एक्स्ट्रा फैक्टोरियल भी आया। ये क्लियर हुआ? राइट, द नंबर ऑफ वेज इन विच 30 जवान्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन 3 बॉर्डर्स इज, तो पहले तो ग्रुपिंग कर ली हमने, 3 ग्रुप्स बना लिए, अब उन 3 ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करना। ये क्लियर हुआ? श्योर? आगे अगला देखो जरा, number of ways in which 8 persons can be seated in 3 different taxis, each having 3 seats for passengers and duly numbered is, नंबर्ड है, ठीक है? ये देखो ऐसे, टैक्सी 1 टैक्सी 2 टैक्सी 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट? तो T1 1 T1 2 T1 3 T2 1 T2 2 T2 3 T3 1 T3 2 T3 3, मतलब टैक्सी along with the numbers है। अब अगले में क्या बोल रहा है? इंटरनल अरेंजमेंट करनी है ऑफ पर्संस इनसाइड द टैक्सी, सॉरी, देखो क्या बोल रहा है वो, अंदर की नंबरिंग हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पर्संस इनसाइड द टैक्सी इज इमटेरियल, मतलब अंदर वाली जो अरेंजमेंट है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमें क्या फर्क पड़ेगा? कितने बंदे कहां बैठे, ये समझ में आया? कौन सी सीट पे बैठे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीट की अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा हमें, राइट? तो हमने क्या किया, जो टोटल 8 पर्सन है इसके 3 ग्रुप बनाए, 3 3 2 के, ठीक है? हमने क्या किया, 3 ग्रुप्स बनाए। अब 8 लोगों के 3 3 3 3 3 2 साइज के ग्रुप बनाने का नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब 2 का सही सेम आ रहा है तो एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये आगे ग्रुपिंग, 3 ग्रुप बन गए,
अब इन तीन ग्रुप्स को तीन टैक्सेस के अंदर अरेंज करना है, तो उसके लिए क्या आएगा साथ में, इंटू थ्री फैक्टोरियल। तो साथ में नंबर ऑफ वेज आ गया इंटू थ्री फैक्टोरियल। ध्यान से देखो क्या लिखा है, द ओनली वे आउट इज टू अकोमोडेट द पर्सन इन ग्रुप्स ऑफ थ्री, थ्री एंड टू। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने तरीके से बने, 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आ गया ये वाला। अब नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि उन तीनों ग्रुप्स को तीन टैक्सेस में अरेंज भी करना है, राइट। अब सेकंड में क्या बोल रहा है कि इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर, तो अब फर्क पड़ेगा कौन सा बंदा कौन सी सीट पे बैठा है, राइट। तो इसके लिए उसने क्या किया, देखो टोटल 9 सीट्स आ गई, अब नंबर है, अब नंबर मैटर कर रहा है कौन कहां पे बैठ रहा है। अब उसने क्या किया, टोटल 9 सीट्स पे उसको 8 पैसेंजर्स को बिठाना है। अब उसको फर्क नहीं पड़ा कौन सी टैक्सी के अंदर है, टोटल 9 सीट्स है, सारी की सारी नंबर है, राइट। टैक्सी के अकॉर्डिंगली, इंटरनल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली, तो कौन कहां बैठेगा उससे फर्क पड़ेगा। तो उसने क्या किया, टोटल 9 सीट्स पे 8 पैसेंजर को बिठाने का तरीका क्या आ जाएगा, 9C8, 9 में से 8 चीजें पहले सीट सिलेक्ट कर ली, उसके अंदर 8 को अरेंज कर 8 फैक्टोरियल, दैट्स इट। समझ आया ये चीज, ठीक है। अच्छा अगला देखो जरा, ड्यूरिंग इलेक्शन 3 districts are to be covered by 20, 10, 15 and 10 people respectively, or 45 volunteers, the number of ways in which they can be sent is, ठीक है। तो 45 ने वॉलंटियर किया, तो टोटल 45 ही चाहिए हमें, 20, 15 एंड 10। तो पहले तो हमने क्या किया, 45 में से पहले इनके हमने ग्रुप बना दिए, तो 45 फैक्टोरियल बाय 20 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। अब इन तीनों को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, ये क्लियर हुआ, श्योर। तो ये था ग्रुपिंग, ये था ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने का फायदा ये होता है कि अगर चीजों को हमें आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, पहले उनके बनाएंगे ग्रुप्स, फिर उन ग्रुप्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, फिर उन ग्रुप्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। ये चीज क्लियर हुआ, हाँ जी। हाँ भाई, आया वहीं से है, ये जो चीज मैंने पहले बताई थी आई तो वहीं से है, वो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हम्म। हाँ, ग्रुपिंग ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ m ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖਤਾ, बाकी n बचे, NCN का बस। हाँ जी, चले आगे, ठीक है। अब आगे देखो जरा, सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। अब सर्कुलर परमुटेशन के अंदर देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो इधर, A B C D, इनको टेबल के अराउंड बिठाना है, ठीक है, सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाना है। तो अब अगर मैंने इन सबको एक एक आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, A B C D। अब ये दोनों की दोनों अरेंजमेंट्स क्या होंगी, सेम, ये डिफरेंट नहीं होंगी, क्योंकि यहां पे जो चेयर्स हैं वो नंबर्ड नहीं है। सर्कुलर टेबल के अंदर क्या होता है, किससे फर्क पड़ता है, सोचो कि मैं कहां बैठा हूं, मेरे आसपास किस तरीके से लोग बैठे हैं, वो सेम अरेंजमेंट काउंट होंगे, ठीक है। अब मान लो एक सर्कुलर टेबल है, वो घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, तुम्हारे अकॉर्डिंगली क्या होगा, जैसे जैसे घूम रहा है उसकी अरेंजमेंट चेंज होती जा रही है, नहीं, अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि पर्सन तो वहीं पे बैठे हैं ना, तो इसलिए उन सारी की सारी अरेंजमेंट्स को हम क्या मानेंगे, सेम। तो एक पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू बाकी सारे के सारे कहां बैठे हुए हैं एक टेबल पे, उससे फर्क पड़ता है, वो हमारा काउंट करेगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ये समझ में आया। तो अगर हमारे पास जैसे यही है, तो इनका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताना क्या होगा, 4 लोग सर्कल के अराउंड कैसे बैठ सकते हैं, तो मैंने कोई भी एक को पकड़ा, उसके अबाउट देखा बाकी तीनों कैसे बैठ सकते हैं, तो 3 लोग एक के अबाउट कैसे बैठ सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से, राइट। ऐसे अगर n लोगों को बिठाना है, तो एक को छोड़ो, बाकी बचे n-1, तो n-1 की अरेंजमेंट करनी है बस हमें, तो कितना आ जाएगा, n-1, राइट। तो इसलिए इसने अंदर सबसे पहले क्या बोला, क्या, n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, तो n चीजों को हमें सर्कल सर्कल के अंदर बिठाना है, तो कितने वे से बिठा सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल। अब इसके बाद टेकन आर एट ए टाइम, मतलब n में से r चीजों को चूज करना, उनको सर्कल के अराउंड बिठाना है, तो पहले हमने n में से r चीजों को चूज करने का नंबर ऑफ वेज ढूंढे, क्या आ जाएगा, NCR, r चीजें चूज हो गई, अब उनको सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाने का तरीका R-1 फैक्टोरियल, तो वो चीज यहां पे लिख रखी है। ये क्लियर हुआ,
राइट। अच्छा अब ध्यान से देखना ये चीज, यहां पे इसको उल्टा कर दो तो आ जाएगा ए बी सी डी। अब यार ये चीज डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि ए के विद रिस्पेक्ट टू देखो, ए के लेफ्ट में बैठा बी इधर, राइट में बैठा डी इधर, ए के लेफ्ट में बैठा डी, राइट में बैठा बी। हाँ या ना, हाँ या ना, ये चीज क्लियर हुई? पक्का? तो ये दोनों डिफरेंट काउंट होंगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, ये दोनों की दोनों क्या होंगी? डिफरेंट काउंट होंगी। ये समझ में आया? पक्का? लेकिन अब एक गार्लैंड वाला केस देखो, माला है, नेकलेस है, या फूलों का हार है, अब उसको मैंने ऐसे पकड़ा हुआ, राइट। तुम जिस तरीके से देखोगे तुम ऐसे देखोगे, राइट। ऐसे देखने का मतलब है तुम्हारे लिए वो क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया? मेरे लिए क्लॉकवाइज है वो। तो एक गार्लैंड का एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज क्या होगा? सेम, सेम गार्लैंड है। यानी कि गार्लैंड के अंदर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज क्या काउंट होगा? सेम काउंट होगा। लेकिन यहां पे क्या काउंट हो रहा है? डिफरेंट, राइट। इसलिए गार्लैंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा। इसलिए आगे देखो जरा, सेकंड पॉइंट में क्या बोला? इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम, जैसे गार्लैंड के अंदर या नेकलेस के अंदर, देन द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन पॉसिबल इज n-1 डिवाइडेड बाय 2। इतने गार्लैंड्स बनेंगे हमारे, या इतने नेकलेसेस बनेंगे। क्लियर हुआ? श्योर? चलो अब आगे देखो जरा, ठीक है। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ वेज इन विच 7 अमेरिकन एंड 7 ब्रिटिश पीपल कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 अमेरिकन आर कंसेक्यूटिव। तो अमेरिकन कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, तो अमेरिकन को क्या करना पड़ेगा? हमें गैप्स में फिल करना पड़ेगा ब्रिटिश पीपल के। तो हमने पहले 7 ब्रिटिश पीपल को सर्कल में अरेंज किया, तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका ऑब्वियसली 6 फैक्टोरियल। अब गैप्स कितने हैं हमारे पास? इसमें 7 होते हैं, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट वाला जो लाइन के अंदर गैप होता है, लेफ्ट वाला राइट वाला, जब वो सर्कल बनेगा वो जुड़ जाएंगे, तो एक ही गैप बन जाएगा। तो जितने यहाँ पे पर्सन होते हैं, जो जितने ऑब्जेक्ट्स को प्लेस किया जाता है, उतने गैप्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो अब 7 गैप्स में बाकी 7 लोगों को बिठाना है। अब वो सर्कल में नहीं काउंट होगी, क्योंकि 7 ही जगह है, 7 जगह पे 7 को बिठाने का तरीका क्या आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल। तो इंटू 7 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये समझे? वही चीज इधर दे रखी है, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अच्छा अगर मान लो ऐसा होता, वो बोलता कि 7 ब्रिटिश है, 4 अमेरिकन है, और अमेरिकन को साथ साथ नहीं बैठाना है, ऑल द अमेरिकन आर सेपरेट। तो क्या आएगा? पहले 7 ब्रिटिश को बिठाया तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, कितने गैप्स क्रिएट हुए? 7 में से 4 पहले सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो 7, वहां पे हम 4 फैक्टोरियल से 4 अमेरिकन को बिठाएंगे। ये समझ में आया? मेथड सेम रहेगा भाई। पहले हमने 7 ब्रिटिशर्स को बिठा दिया, 7 7 - 1 6 फैक्टोरियल। गैप्स कितने क्रिएट हुए? 7। 7 में से 4 गैप चूज किए जहां पे 4 अमेरिकन को बिठाना, फिर उनको बिठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। 4 ही बिठाना है ना अभी, ठीक है। अगला, नहीं, अब दूसरे वाले के लिए नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे वाले के सीट्स कितनी है? फिक्स है, 7 है। 7 लोगों को 7 जगह पे बिठाने का तरीका, वहां उनके लिए गैप फिल कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा वो सर्कुलर गैप है या क्या है, उनके लिए गैप है बस, जगह है। अगला, out of 10 flowers of different colors, how many garlands can be made if each garland consists of 6 flowers of different color? तो पहले 10 में से 6 चूज करेंगे, तो 10 C 6। अब उन 6 चूज की गई चीजों का हमें गार्लैंड बनाना, तो क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल बाय 2। गार्लैंड के लिए क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 2 आएगा, और n-1 फैक्टोरियल तो आएगा। तो इसलिए आंसर क्या है? 10 C 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो बेसिकली ये दोनों सेम काउंट होंगे ना, ये सेम काउंट होंगे। मैं बोल रहा हूँ कि सर्कुलर परमुटेशन में डिफरेंट काउंट होंगे, बट गार्लैंड के केस में इनको सेम काउंट करना है। दैट इज वाई सर्कुलर परमुटेशन में इनको काउंट कर रहा हूं अलग अलग, n-1 फैक्टोरियल के अंदर इनको ऑलरेडी मैं अलग अलग काउंट कर रहा हूं, बट क्योंकि इनको सेम काउंट करना है गार्लैंड के केस में, इसलिए गार्लैंड के केस में डिवाइडेड बाय 2 भी आता है, ताकि दो केसेस को मैं सेम काउंट करूं। अरे नहीं 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 नहीं, अरे रुको 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 रुको, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। चलो, मैंने क्या किया, ABCD 4 लोग लिए, या 4 रंग के फ्लावर ले लो,
जिनको मैं सर्कल के अराउंड अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा अभी। तो ये आ जाएगा ए बी सी डी, ए सी डी बी, ए बी सी डी, ए डी बी सी, ए बी डी सी, ए सी डी बी। तो फोर्स को सर्कल के अराउंड अरेंज करने का तरीका, 4 - 1 3 फैक्टोरियल, 6 केसेस आ गए, ये वो 6 केसेस है। कैसे किया मैंने, ए को बिठाया, बाकी तीनों को अरेंज करता रहा। तो पहले ए के ऑपोजिट आया सी, ए के ऑपोजिट आया सी, पहले डीबी फिर बी डी। ए के ऑपोजिट आया बी, ए के ऑपोजिट आया बी, पहले डीसी फिर सी डी। ए के ऑपोजिट आया डी, ए के ऑपोजिट आया डी, पहले बीसी फिर सीबी, सीबी एंड बीसी। ये 6 केसेस बन गए। अब जो मर्जी किसी कोई भी रैंडमली परमुटेशन लो इनका, सर्कल के राउंड बिठाओ। बोल यहाँ पे क्या बिठाओ, ए इधर, सी इधर, बी इधर, ऑब्वियसली डी। अब ए के ऑपोजिट क्या, सी, ए के ऑपोजिट सी इधर है। या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा। मैं बोल रहा हूँ यही बनेंगे, इसके अलावा बन ही नहीं सकता। अब देख, ए के लेफ्ट में क्या है, बी, तो ए के लेफ्ट में बी, तो ये दोनों केसेस सेम है। तो एक्चुअली में एबीसीडी को सर्कल के अराउंड बिठाने के ये 6 केसेस है, 3 फैक्टोरियल 4 - 1 फैक्टोरियल। ये क्लियर है। अब इसके अंदर इसका एंड इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर, जो चीज इधर है वही चीज इधर है, हाँ है ना। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम चीज का अलग अलग काउंट किया ना हमने। तो मतलब n - 1 फैक्टोरियल के अंदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को मैं अलग अलग ही काउंट कर रहा हूं, सेम नहीं काउंट कर रहा, पहली बात तो ये। लेकिन अगर उनको सेम काउंट करना है, तो अब ये दोनों केसेस में लिए एक केस बन जाना चाहिए, ये दोनों केसेस में लिए एक केस बन जाना चाहिए। अगर ये गार्लैंड है, एक्चुअली में अगर एक गार्लैंड है, एक माला है यार मेरे पास, इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर डी है, मैं इधर से देखूंगा तो मेरे ए के लेफ्ट में क्या है, बी, तुम देखोगे ए के राइट में बी है। तो केसेस तो वो सेम है ना, क्योंकि इट्स द सेम गार्लैंड। तो मतलब ये दोनों केसेस गार्लैंड सेम बनाएंगे। ये समझ में आ रहा है या नहीं, कि तुम्हें लग रहा है ये गार्लैंड भी डिफरेंट बनाएंगे? एग्जैक्टली, ओरिएंटेशन डिफरेंट, सेम गार्लैंड, लेकिन काउंट तो उसको एक ही करेगा ना। इन दोनों ओरिएंटेशंस को काउंट तो एक ही करेगा ना तू, क्योंकि माला तो एक ही है ना। अरे तू दो चीजों को कंफ्यूज कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखा हूं टेबल के कॉन्फ़िगरेशन, सर्कुलर परमुटेशन। मैं ये गार्लैंड के परमुटेशन नहीं लिखा हूं। गार्लैंड के लिए ये दोनों सेम काउंट होंगे, ये दोनों सेम काउंट होंगे, ये दोनों सेम काउंट होंगे, मैं ये बोल रहा हूँ। तो गार्लैंड के लिए 3 ही केसेस बनेंगे, गार्लैंड के लिए 6 केसेस नहीं बनेंगे। ये समझा? ये इसमें कंफ्यूजन है अभी भी। हम्म। नहीं हो रहा फ्लिप। अरे बट तू ये भी तो समझ, एक हार है, तो वही हार को तू उल्टा करके पकड़ेगा, वो हार अलग थोड़ी ना हो जाएगा। अरे ओरिएंटेशन ही तो हार बना रहा है, ओरिएंटेशन अलग होगी तो हार तो अलग हो जाएगा ना। अब यही हार को मैं ऐसा करके फ्लिप कर रहा हूं, हार तो वही है ना। ओरिएंटेशन फ्लिप नहीं कर, मैं वही बोल रहा हूं कि एक्चुअली में हार के अंदर क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों ओरिएंटेशन सेम हार में एग्जिस्ट करती हैं। वो डिपेंड करता है तू इधर से हार को देख रहा है, इधर से हार को देख रहा है, वो ये नजरिया है। लेकिन हार तो सेम है ना, इसलिए हार के अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम सेम हार काउंट करेंगे, इसलिए इन दोनों केसेस को सिंगल काउंट करेंगे, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है यार हार के केस में। अब क्लियर हुआ? पक्का? गुड। चलो, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, देखो, वर्ड है टेररिज्म। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ दिस वर्ड कैन बी अरेंज्ड इन सर्कल। ठीक है। अच्छा यार, अब ये चीज इसमें भी आएगी, जो चीज जितनी बार रिपीट हो रही है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड सर्कल में भी होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ जाएगा, 9 - 1 8 फैक्टोरियल। अब जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। आर 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल, दैट्स इट। तो 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेटिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड टेररिज्म अराउंड अ सर्कल। बात करें, क्लियर है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस। यस सर। ठीक है।
अब लिखो जरा। देखो, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, हेडिंग दो जरा जल्दी। ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। पहला, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, number of ways of selecting are objects, number of ways of selecting are objects out of n different objects is NCR. Number of ways of selecting are objects out of n different objects is NCR. ये तो क्लियर है। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स, number of ways of selecting r objects out of n identical objects, आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब यार आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो हमारे पास 100 रेड बॉल्स हैं, सारी आइडेंटिकल, उनमें से 3 बॉल्स को चूज करना, कोई भी 3 कर लो यार। कितने तरीकों से कर सकता हूं? एक। तो आर चीजों को चूज करना आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो कितने तरीकों से कर सकते हैं? एक, इक्वल टू 1। चाहे 2 करो, चाहे 3 करो, चाहे 4 करो, चाहे 5 करो, नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे? 1। दो ऑब्जेक्ट को चूज करने का तरीका एक, कोई भी 2 कर लो यार, क्योंकि सारे सेम है। अगर डिस्टिंक्ट होते हैं तो आता हमारा NC2, राइट। अब सारे सेम है तो कोई भी 2 कर लो चलेगा, तो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 1। क्लियर है? आगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, number of ways of selecting at least r objects, number of ways of selecting at least r objects out of n different objects, n different objects out of n different objects, out of n different objects is, अब देखो इसके नीचे ना स्टार मार्क करके लिखो, इसी के नीचे, कन्वर्ट एट लीस्ट और एट मोस्ट convert at least or at most to exactly, convert at least or at most to exactly। इसका मतलब ये है कि जो बोला ना एटलीस्ट आर आने चाहिए, इसका मतलब क्या है? या तो भैया आर है, या तो कम से कम आर आने चाहिए ना, तो आर या आर से ज्यादा जाना आना चाहिए। तो या तो आर है, या तो R+1 है, या तो R+2 है, या तो R+3 सोल्टिल, या तो सारे के सारे एन आ जाए। तो एग्जैक्टली आर और एग्जैक्टली R+1 और एग्जैक्टली R+2 और एग्जैक्टली एन, यही हो सकता है केस। एटलीस्ट आर को मैंने एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर लिया। तो अब इसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? NCR, और है तो एडिशन कर देंगे NCR+1, NCR+2 एंड सो टिल NCN। तो ये आएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर है? पक्का? ये नोट करो। एटलीस्ट आर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਰ और ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ R+1 और ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ R+2 ਸੋ टिल और ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ n। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਚ ਕਨਵਰਟ। ਐਟਲੀस्ट ਆਰ ਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਰ। घट्टो घट आर का मतलब आर तो होनी चाहिए तो उस तो ज्यादा, या तो आर, या तो R+1, या तो R+2, तो एग्जैक्टली आर, एग्जैक्टली R+1 है।
हाँ इसके बाद ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, फोर्थ पॉइंट, number of ways of selecting at least r objects, at least r objects out of n identical objects, out of n identical objects, out of n identical objects if, अब देखो अगेन इसको भी एग्जैक्टली में कन्वर्ट करेंगे तो यही आ जाएगा, बट क्योंकि आइडेंटिकल है तो एन आइडेंटिकल में से आर को चूज करना है, तो नंबर ऑफ वेज वुड बी वन और वन और वन और फाउंटेन वन, हर किसी के लिए वन वन आएगा, और कितनी बार आ रहा है एन माइनस आर प्लस वन, तो इसका आंसर आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, पक्का। एपी बन रही है ना, आर आर प्लस वन आर प्लस टू सो टिल एन, तो एन की पोजीशन ढूंढ लो, जितनी पोजीशन होगी उसके नंबर ऑफ वन आएंगे, तो वो आएगी एन माइनस आर प्लस वन। ये नोट कर लो। चले, अरे टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पे, एन माइनस आर प्लस वन, वन वन वन, पांच बार वन आएगा तो फाइव, दस बार आएगा तो दस, एन माइनस आर प्लस वन टाइम्स आएगा तो एन माइनस आर प्लस वन। यहाँ पे देखना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन नहीं है, वन से शुरू थोड़ा हो रहा है, तो एन कैसे हो गया, आर से शुरू हो रहा है, तो ये एपी जा रही है ना, आर आर प्लस वन आर प्लस टू सो लास्ट टर्म एन है, तो एन की पोजीशन ढूंढ ले, मान लो एन की पोजीशन एक्स है, ठीक है, तो एन वुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस पोजीशन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो वन ही है, अब इसमें से एक्स ढूंढ लेके आ रहा है, एन माइनस आर माइनस वन इधर आके प्लस वन, ये आ गया एक्स, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है एन माइनस आर प्लस वन, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, टोटल टर्म्स कितनी चली गई ये, तो वन कितनी बार ऐड हो रहा है इतनी बार, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन। अब क्लियर है, श्योर। फिफ्थ केस, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, total number of selections out of n, total number of selection out of n different objects, out of n different objects while selecting at least one, while selecting at least one, मतलब कम से कम एक सिलेक्ट करना है, चाहे अब एक करो दो करो तीन करो चार करो जैसे मर्जी, मतलब कम से कम एक सिलेक्ट करना है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, देखो या तो एक कर लो या दो कर लो या तीन कर लो या फोन सारे के सारे कर लो। अब एक सिलेक्ट करने का तरीका एनसी वन एनसी टू एनसी थ्री सोटेल, तो मैंने क्या किया एनसी जीरो माइनस एनसी जीरो कर दिया, और ये क्या बन जाएगा बायनोमियल के हिसाब से टू की पावर एन, तो मेरा बन जाएगा टू की पावर एन माइनस ये क्या होता है वन, तो टोटल नंबर ऑफ वेज वुड बी टू की पावर एन माइनस वन। ये समझे, इसको ऐसे भी देख सकते हो, टू की पावर एन टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, या पहली चीज सिलेक्ट होगी या नहीं होगी, दूसरी सिलेक्ट हो, हर किसी के पास कितने ऑप्शन आएंगे दो, तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू करते करते टू की पावर एन टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। अब इसमें से एक एग्जैक्टली वे होगा जिसके तो कोई सिलेक्शन नहीं, ना पहला ना दूसरा ना, उसको हमने माइनस कर दिया, तो अगर कोई भी सिलेक्शन वाला नहीं होने वाला केस माइनस कर दिया तो इसका मतलब क्या है कम से कम एक सिलेक्शन होगी, तो इसलिए टू की पावर एन माइनस वन, और इस तरीके से याद रख लो एनसी वन प्लस एनसी टू प्लस एनसी थ्री प्लस टोटल एनसीएन, तो ये आ जाएगा एटलीस्ट एक तो सिलेक्ट हुआ ही हुआ। क्लियर है, राइट, ये नोट करो। आगे क्वेश्चन लिखो जरा।
Let four bags B1, B2, B3, B4 are given. Let four bags B1, B2, B3, B4 are given. B1 contains N1 identical objects. B1 contains N1 identical objects of type 1. B2 contains N2 identical objects. B2 contains N2 identical objects of type 2. N2 identical objects of type 2. B3 contains N3 distinct objects. B3 contains N3 distinct objects. And B4 contains N4 distinct objects. And B4 contains N4 distinct objects. क्वेश्चन क्लियर है? राइट? अब find the total number of possible selections. First question. Find the total number of possible selections. ठीक है? अब इस चीज को समझना ध्यान से. ठीक है? इधर देखो. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि कम से कम एक सिलेक्ट करना है. कहां से करना है वो नहीं पता. आइडेंटिकल वाले में से भी कर सकते हो, डिस्टिंक्ट वाले में से भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम एक सिलेक्ट करना है अपने को. ये समझ में आया? पक्का? अब ध्यान से देखो क्या चीज करना है. अब देखो, अब पहले बैग वन में के लिए मैं क्या काउंट कर रहा हूं, या तो कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, या तो एक किया, या तो दो किया, या तो तीन किया, या तो एन के एन वन कर लिए. अब क्योंकि आइडेंटिकल है, कोई भी ना सिलेक्ट करने का तरीका एक, एक सिलेक्ट करने का तरीका एक, दो सिलेक्ट करने का तरीका एक, सबका एक. अब वन से लेके एन वन होते तो एन वन आ जाता, लेकिन जीरो से लेके एन वन है तो इन सबका एडिशन करके क्या आ जाएगा. तो बैग वन में से या सिलेक्ट ना करने का या कम से कम एक सिलेक्ट करने का टोटल नंबर ऑफ एज वुड बी एन वन प्लस वन. हाँ या ना? ये क्या मेक श्योर कर रहा है, या तो सिलेक्शन नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो कम से कम एक हो रही है. यानी कि या तो एक, या तो दो, या तो तीन, या तो फोन सारे के सारे. हाँ या ना? तो नो सिलेक्शन और सिलेक्शन दोनों काउंट कर रहा है. क्लियर है? अच्छा, व्हाट अबाउट बैक टू? सिमिलरली क्या आ जाएगा, एन टू प्लस वन. सिमिलरली बैक थ्री के अंदर डिस्टिंक्ट है, उसके अंदर क्या आ जाएगा, कोई भी चीज ना सिलेक्ट करने का तरीका एनसी जीरो, एक को करने का एनसी वन, दो को करने का एनसी टू, फोन टिल सारे के सारे करने का एनसी एन, लेकिन एन के उसके अंदर एन थ्री. तो बेसिकली क्या आ जाएगा, टू की पावर एन, मतलब टू की पावर एन थ्री. तो बैक थ्री के लिए टू की पावर एन थ्री आ गया. सिमिलरली बैक फोर के लिए टू की पावर एन फोर. अब मैंने क्या किया, ये भी किया एंड ये भी किया एंड ये भी किया एंड ये भी किया, मल्टीप्लाई कर दिया. अब इससे क्या हुआ देखो, या तो मैंने बैग वन में से कुछ सिलेक्ट किया या तो नहीं किया, बैग वन टू में से कुछ किया या तो नहीं किया, बैग थ्री में से कुछ किया या तो नहीं किया, बैग फोर में से कुछ किया या तो नहीं किया. हाँ या ना? अगर तो कम से कम एक कर लिया तो गुड, लेकिन एक केस ये है जिसके अंदर से मैंने ये इसमें से भी कुछ सिलेक्ट नहीं किया, इसमें से भी नहीं किया, इसमें से भी नहीं किया, इसमें से भी नहीं किया. वो केस को अगर मैंने हटा दिया तो क्या होगा, कम से कम एक सिलेक्ट होगा ही होगा. तो मैंने वो वाला केस माइनस कर दिया, तो माइनस वन. तो ये मेरे को देगा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन. मतलब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन का मतलब कि कम से कम एक सिलेक्ट किया किया है मैंने, कम से कम एक सिलेक्ट किया किया मैंने. समझ में आया ये चीज? राइट? अगेन इसके अंदर क्या है, हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ. अब चारों को अगर मैंने साथ में कंसीडर किया, एग्जैक्टली एक केस आएगा जिसके अंदर चारों में नहीं होगा, उसको हटा दो तो कम से कम किसी ना किसी में से एक ना एक तो होगा. दैट इज काउंटेड एज टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन. बात खत्म. तो ये आया मेरा पहले का आंसर. क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर. ये नोट Yes, करो sir. जल्दी.
चले सेकंड केस, सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच बॉक्स, मतलब एटलीस्ट वन इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच बॉक्स। अब वो टोटल नंबर ऑफ केसेस बताने हैं जिसके अंदर से कम एक को हमें सिलेक्ट करना ही करना है, हर एक बॉक्स में से, हर एक बैग में से, बोल लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा। देखो n1+1 क्या था कि 1 क्यों आया था, ये वाले केस के कारण कि कोई भी सिलेक्ट ना कर। अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये सारे के सारे केसेस क्या हो जाएंगे कि या तो एक हो रहा है या दो, तो कम से कम एक सिलेक्ट हो रहा है। तो कम से कम अगर बैग 1 में से कम से कम एक सिलेक्ट करना तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, n1। ऐसे बैग 2 के लिए, ऐसे बैग 3 के लिए 2 की पावर n3-1, वो वन, ये वाला केस जो nc0 वाला था हटा दिया जिसमें जीरो सिलेक्शन हो रही थी। ऐसे लास्ट के लिए 2 की पावर n4। तो ये मेक श्योर करेगा कि हर एक बैग में से कम एक सिलेक्शन हो रही है, हाँ या ना, जल्दी। नहीं, ये प्रोडक्ट होके फिर -1 हो रहा है, ये सिंपल प्रोडक्ट हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। चले थर्ड, थर्ड पार्ट, सिलेक्टिंग नो ऑब्जेक्ट फ्रॉम बैग 3। अब सिलेक्शन तो करनी है, मतलब बाकियों में से सिलेक्ट करना है, लेकिन बैग 3 में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। तो ध्यान से देखो, बैग 1 में से सिलेक्ट करना या ना करना, क्या आ जाएगा, बैग 2 में से, बैग 3 में से सिलेक्ट करना ही नहीं है तो बैग 3 के लिए सिर्फ ये वाला केस लेना है। कितने केसेस है ये, 1। बैग 4 के लिए करना है, नहीं भी करना तो 2 की पावर। अब इनमें वो केस आएगा जिसके अंदर से मैं इसमें में से भी नहीं कर रहा, इसमें से भी नहीं कर रहा, इसमें से भी नहीं कर रहा, करना तो है कम से कम, तो -1। तो ये आएगा कि नंबर ऑफ सिलेक्शन सच दैट बैग 3 में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। क्योंकि देखो इसमें से तो कुछ भी नहीं कर रहे, सिलेक्शन तो करनी है ना। तो इसमें से क्या केस आएगा, या तो कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे, या तो कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे, या तो कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे, इसमें तो कर ही नहीं रहे। तो एक केस वो आएगा जिसमें से तीनों में से कुछ भी नहीं सिलेक्ट हो रहा, तो वो वाला हटा दिया तो कम से कम एक तो सिलेक्ट होगा। अगर वो केस हमने हटा दिया, जैसे यार एक चीज समझ, 3 कॉइन को टॉस किया, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। अगर मैंने ये वाला केस हटा दिया तो कम से कम एक मतलब एक, कम से कम एक हेड तो आएगा। तो इसलिए अगर मैंने वो केस हटा दिया जिसमें से कोई भी सिलेक्शन हो रहा है तो कम से कम एक सिलेक्शन तो होगा। सेम चीज, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एटलीस्ट वन इज सिलेक्टेड फ्रॉम बैग 3। एटलीस्ट वन इज सिलेक्टेड फ्रॉम बैग 3। जो कौन सा एटलीस्ट, हाँ कह रहे हैं कि मतलब जिसमें तीनों सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं वो माइनस। नहीं 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 नहीं, बैग 3 में से कुछ नहीं आना चाहिए। तो मैंने बैग 1 में से लिया या नहीं लिया, ये वो केस आ गया। बैग 2 में से लिया या नहीं लिया, वो हो गया। बैग 3 में से नहीं लिया, क्योंकि बैग 3 में से ना लेने का केस क्या आ जाएगा, NC0, कोई भी ना सिलेक्ट करने का, तो वो तो 1 हो गया, तो ये 1 आ गया। बैग 4 में से लिया या नहीं लिया, अब इनमें से एक सिलेक्शन तो करनी है ना, क्योंकि नंबर ऑफ सिलेक्शन ढूंढ रहे हैं हम। तो सिलेक्शन बैग 3 में से नहीं लिया। अब एक केस वो होगा जिसमें इसमें से भी नहीं ले रहे, इसमें से भी नहीं ले रहे, इसमें से भी नहीं ले रहे, वो वाला केस तो माइनस करना पड़ेगा ताकि कुछ ना कुछ ले। तो कम से कम एटलीस्ट 1 तो सिलेक्टेड होगा ना इन दैट केस, तो -1 कर दिया, ये वो वाला केस है। 1 कौन सा केस है, जो जिसमें से हम इसमें से भी नहीं कुछ कर रहे, इसमें से भी कुछ नहीं सिलेक्ट कर रहे, इसमें से भी नहीं कुछ कर रहे, ये वो वाला केस आ गया। ठीक है, चले। अच्छा क्या था, एटलीस्ट 1 फ्रॉम बैग 3, बैग 3 में से कम एक सिलेक्ट होना चाहिए, ये समझे, पक्का। बैग 3 में से कम एक सिलेक्ट होना चाहिए। अब देखो बैग 1 में से हो चाहे ना हो, बैग 2 में से हो चाहे ना हो, बैग 3 में से कम एक होना चाहिए, मतलब बैग 3 के लिए ये सारे केसेस आएंगे। ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर n3 माइनस, तो इधर आ जाएगा 2 की पावर n3। और बैग 4 में से हो चाहे ना हो, अब ये -1 नहीं आएगा, क्यों,
क्योंकि बैक थ्री में से तो कम से कम एक सिलेक्ट हो ही गया, बाकियों में से हो चाहे ना हो, कम से कम एक सिलेक्शन तो हो गई। तो ये आएगा मेरा अगले का आंसर। हाँ जी, क्लियर है, पक्का? अब आ जाओ इधर, ठीक है? अब ओपन करो जरा ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन वाला जो केस है। ध्यान से देखो, पहले क्या बोल रहा है? मीन्स सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन आउट ऑफ एन थिंग्स। तो कम से कम एक सिलेक्ट करना है, सारे के सारे डिफरेंट है, तो क्या आ जाएगा? NC1 NC2 NC3 कम से कम एक करना है, या तो एक, या तो दो, या तो तीन, या तो सॉन्टेड सारे के सारे। तो NC1 NC2 NC3 ऐड करके वो क्या आ जाएगा? 2n-1। क्लियर है? श्योर? अगला, अब इसके अंदर वो क्या बोल रहा है? ये बेसिकली वो चीज लिख रखी है यार, 1+n1 1+n2 1+n3, वो क्लियरली स्टेटमेंट लिख नहीं रखी है अगली वाली, ठीक है ना? तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट n1 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, मतलब इसके अंदर क्या बोल रहा है? p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड, q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर काइंड, ठीक है? r आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड। तो सबके लिए क्या आ जाएगा? 1+n1 1+n2, ऐसे आगे 1+p 1+q 1+r एंड सो ऑन। और -1 क्यों किया? क्योंकि कम से कम एक सिलेक्ट करना है, तो -1 वो वाला केस जिसके अंदर से कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये वो चीज आ गई। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी ठीक नहीं लिख रखी, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है इसकी। क्लियर है? रिलेट कर पा रहे हो? अगला, अब ध्यान से एग्जांपल देखना, अब ये एग्जांपल आएंगी दो तीन, ठीक है? ध्यान से देखना प्लीज इनको। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, इनके थ्रू अभी जो किया हमने उसके थ्रू इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखो, सबसे पहले वो बोला मैथ्स के कितने डिफरेंट बुक्स है हमारे पास? 3, फिजिक्स की 4, केमिस्ट्री की 5। हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन या कलेक्शन कैन बी मेड सो दैट ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहला एग्जैक्टली वन बुक फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। तो मैथ्स की एक एग्जैक्टली एक कर लो, क्या आ जाएगा? 3C1 4C1 फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ये भी करनी है एंड ये भी करनी है एंड ये भी, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट का ये आ गया, हाँ या ना? सेकेंड, एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, तो मैथ्स की कम से कम एक करनी है, तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3। ये समझ में आया? बेसिकली क्या आ जाएगा ऐसे, 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, कि तीन में से या तो एक कर ली, या तो दो कर ली, या तो तीन कर ली, कम से कम एक तो कर ली। और ये क्या होगा हमारा? 2 की पावर 3 -1। तो ये आगे मैथ्स की कम से कम एक कर ली। ऐसे फिजिक्स की कम से कम एक करने का तरीका 2 की पावर 4, क्योंकि उसकी 4 बुक्स है। केमिस्ट्री की 5 है, तो 2 की पावर 5 -1। ये समझे? ये वही लिख रखा है, ध्यान से चेक करो, 2 की पावर 3 -1, 2 की पावर 4 -1, 2 की पावर 5 -1। क्लियर हुआ रिजाक्ष? ठीक ना? मैथ्स की 3 बुक्स हैं, कम से कम एक सिलेक्ट करनी है, या तो एक कर ले, या तो दो कर ले, या तो तीन कर ले। अब ये काउंट करना है, ये क्या हो जाएगा तेरा? 3C0 -3C0, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 -1। तो कम से कम एक सिलेक्ट करने का तरीका क्या आ जाएगा? 2 की पावर n-1। तो 3 बुक्स में से करना है तो 2 की पावर 3 -1, 4 में से करना है 2 की पावर 4 -1, 5 में से करना है 2 की पावर 5 -1। ये क्या हुआ? एटलीस्ट वन बुक इज सिलेक्टेड ऑफ ईच सब्जेक्ट। क्लियर है? अगला, टेकिंग एटलीस्ट वन बुक। अब मुझे नहीं पता, कम से कम एक लेनी है, कौन सी सब्जेक्ट लेनी है वो भी नहीं पता, कम से कम एक उठानी है, ये समझे? तो क्या आ जाएगा सबसे पहले? 2 की पावर 3 मैथ्स की उठाई या ना उठाई? सारे आगे कैसे 2 की पावर n। अगली, फिजिक्स की उठाई या ना उठाई? 2 की पावर 4। केमिस्ट्री की उठाई या ना उठाई? 2 की पावर 5। अब इनमें से एक केस वो होगा जिसके अंदर से मैं किसी की कोई बुक नहीं उठा रहा, तो उसको क्या कर देंगे? बात कर। क्लियर हुआ? पक्का? रिलेट कर पा रहे हो? अगला, अब ये बड़ा अच्छा केस है, ये नंबर्स के रिलेटेड सब कुछ बताएगा, डिवाइजर्स वगैरह ये सब कुछ, ठीक है? ध्यान से देखो, हमारे पास नंबर क्या दे रखा है? 75600। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके आ गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1।
ये क्लियर है? राइट, अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे? राइट, अब यार डिवाइजर में ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर टू के विद रिस्पेक्ट टू देखो किसी भी डिवाइजर में, या तो टू एक भी बार नहीं आएगा, या तो एक बार आएगा, या दो बार आएगा, या तीन बार, या चार बार, क्योंकि चार ही टू अवेलेबल है। तो टू के लिए कितने ऑप्शन हुए हमारे पास? पांच। टू के लिए 5 केसेस, ऐसे थ्री के लिए कितने केसेस हैं? 4, 0 1 2 3। अगले के लिए 3, अगले के लिए, ये आ गया आंसर। तो कैसे ढूंढना नंबर ऑफ डिवाइजर्स? ध्यान से पूरा मेथड समझ लो। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, हर एक प्राइम नंबर की जो पावर होगी उसके अंदर +1 कर दो, क्योंकि वो जीरो वाला केस आ जाएगा। 0 1 2 3 4 जीरो वाला केस, उसके लिए +1 आएगा। तो 4 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1। तो जो प्राइम फैक्टर्स की पावर है उसके अंदर +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव मी द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। इसके अंदर दो डिवाइजर इंक्लूडेड है, कौन सा? एक 1 एंड एक खुद, दोनों के दोनों इंक्लूडेड है। ये समझे? क्योंकि हमने 2 की पावर 4 वाला केस भी लिया, ऐसे 3 की पावर 3 वाला केस भी ले लिया हमने, 5 की पावर 5 2 वाला केस भी ले लिया, 7 की पावर 1 वाला केस भी ले लिया। वो जब मल्टीपल होंगे नंबर इटसेल्फ बन जाएगा। अब हमने ये भी केस लिया जब 2 की पावर 0 आ रहा है, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, तो वो भी केस ले लिया जिसके अंदर एग्जैक्टली आ रहा है 1। तो ये जो नंबर ऑफ डिवाइसेस ढूंढे हमने, इसके अंदर एक 1 एंड एक नंबर खुद, ये दोनों इंक्लूडेड है। अब अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर का मतलब ये होता है, उसके अंदर आगे उसने लिख रखा है नोट दैट 1 एंड n आर नॉट द प्रॉपर डिवाइजर, मतलब जितने भी डिवाइजर उनमें से खुद को एंड 1 को हटा दो, वो हमारे प्रॉपर डिवाइजर होंगे। तो जितने भी डिवाइजर हमने निकाले इसमें से 2 माइनस कर दो, एक खुद को एंड एक 1 को बात कर दो, वो मेरे प्रॉपर डिवाइजर आ जाएंगे। इसलिए इसने क्या किया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करके जो 120 आ रहा है उसमें से 2 माइनस कर दिया। क्लियर है? क्योंकि 2 दे कितने केसेस ने, नहीं 5, या तो नहीं आएगा हर फैक्टर डिवाइजर आएगा तो 4 बार ही आ सकता है, या तो नहीं आएगा। टोटल 5 केसेस हो गए, हर किसी को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होगी ना आंदी कर। थर्ड केस देखो, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर। अब ऑड डिवाइजर का मतलब क्या होगा कि भैया 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 हटा ही दो, 2 एक बार भी नहीं आना चाहिए। राइट, इसके लिए एक ही केस है 2 नहीं आना चाहिए। अब बाकी के लिए क्या आ जाएगा, 4 3 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2। ये क्लियर हुआ? पक्का? अब आगे देखो, इवन डिवाइजर। इवन डिवाइजर क्या है भैया, 2 के बाकी है। देखो अभी हमने 2 के लिए ये वाला केस कंसीडर किया कि 2 नहीं आना चाहिए। अब 2 आना चाहिए तो या तो एक बार आए, या दो बार, या तीन बार, इवन तो बनेगा बनेगा। तो ये 4 केसेस, तो 2 के लिए अब कितने केसेस आएंगे इवन डिवाइजर के लिए? 4 केस। तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आंसर इसका। ये समझे? इसका आंसर क्या आ गया, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। क्योंकि दो कितनी बार आना चाहिए, या तो एक बार, या तो दो बार, या तो तीन बार, या तो चार बार। इसलिए 2 के लिए कितने ऑप्शन आई, 4। ये क्लियर हुआ? अगला, इवन नंबर होना चाहिए, डिवाइजर जो है वो इवन नंबर होना चाहिए। यार 3 आए 2 आना चाहिए, 3 इंटू 2 6, इवन तो हो गया ना। ओड वाला साथ में आए चाहे ना आए फर्क नहीं पड़ता, 2 आना चाहिए, वो उसको इवन बनाएगा ना, इसलिए। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला, नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 5। अब यार 5 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 5 आना ही चाहिए। तो 5 कितनी बार आ रहा है हमारे पास, दो बार। तो या तो एक बार आए या तो दो बार आए। तो देखो 2 आए चाहे ना आए 5 केसेस, 3 आए चाहे ना आए 4 केसेस, 5 आना ही चाहिए या तो एक बार या तो दो बार, दो केसेस। और 7 के पास दो केसेस, आए या ना आए। तो ये मेक श्योर करेगा 5 कम से कम एक बार आएगा आएगा, तो 5 वाला तो मतलब वो 5 से डिविजिबल तो होगा ही होगा डिवाइजर। तो कितने केसेस आ गए, 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 80 केसेस। क्लियर है? अच्छा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5 कब होगा, जब कम से कम एक 5 आएगा, कम से कम एक 2 आएगा। ये समझे? तभी जाके बनेगा ना। तो 5 कम से कम एक आना चाहिए, 2 कम से कम एक आना चाहिए, तो कम से कम एक आने का 4 केसेस। इसके आए चाहे ना आए फर्क नहीं पड़ता, 4 केसेस। इसके अंदर कम से कम एक बार आना चाहिए, 2 केसेस। ये आए चाहे ना आए, 2 केसेस। तो 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? अब आगे लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा मस्त है। अब सारे के सारे जितने भी डिवाइजर पॉसिबल है, चाहे वो नंबर खुद है, चाहे वो 1 है, चाहे बाकी है, उन सबका सम चाहिए। ये समझे? अब सम निकालने का पहले तरीका देख लो, फिर उसका रीजन बताता हूं। 2 के लिए हमने क्या केसेस देखे थे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। राइट, उन सबको ऐड करके लिख दो। 2 की पावर 0,
2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। बेसिकली जो जो प्राइम फैक्टर है उसकी 2 की पावर 0, उसकी पावर 0 से शुरू करके जो पावर अवेलेबल है उस तक जाना है और सबको क्या करना है, ऐड। अब फिर अगला 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। फिर 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। अब ये कर दो, ये प्रोडक्ट कर दो, ये हमें देगा सारे के सारे डिवाइजर्स का सम। जीपी का फॉर्मूला लगेगा, इधर क्या आ जाएगा, जीपी का सम ए दैट इज 2 की पावर 0, आर क्या 2, तो 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स 5, 1 2 3 4 5, -1 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय। अब इधर जीपी का सम लगेगा, क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 4 -1 डिवाइडेड बाय इंटू, इधर तो डायरेक्टली कर दो, 25 प्लस 5 30 प्लस 1 इंटू इधर 8। ये आंसर है, वही उधर लिख रखा है, ध्यान से चेक करो, ये लिख रखा है। अब आया कहां से, अपने को ये देखना, ये समझे, ये चीज आई कहां से। अब मेरे को एक चीज बताओ, मान लो एक नंबर है जिसके अंदर आ रहा है 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 4, राइट। अब इसके जितने भी डिवाइजर होंगे उसके अंदर या तो 2 की पावर 0 आएगा, 2 की पावर 1 आएगा, 2 की पावर 2 आएगा, या फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 आएगा, हाँ है ना। ये केसेस बनेंगे ना इसके, ये सारे केसेस। इसलिए हम टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने बोले हैं, 3 इंटू 5, दैट इज 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1, यही बोल रहे हैं ना। अब सारे के सारे डिवाइजर्स का सम चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, 2 के जितने भी केसेस पॉसिबल है उन सबको ऐड करके लिख दिया। देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। अब देखो जब 2 की पावर 0 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे को सारे के सारे मेरे को डिवाइजर मिलेंगे जिनके अंदर 2 की पावर क्या आ रहा है, 0, 3 की पावर 0 आ रहा है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 आ रहा है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 2 आ रहा है, सारे डिवाइजर मिल जाएंगे। आगे जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा अगले डिवाइजर मिल जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेसिकली जब मैं इस फॉर्म में लिखूंगा एंड इस सीरीज को मल्टीप्लाई करके ओपन करूंगा मेरे को एक्चुअली में सारे के सारे डिवाइजर मिल जाएंगे। और एडिशन की फॉर्म में मतलब सारे डिवाइजर्स का क्या मिल जाएगा, सम। तो चाहे मल्टीप्लाई करके ऐड करो चाहे ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो इसलिए अगर मेरे को सारे के सारे डिवाइजर्स का सम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये जीपी बनाऊंगा अलग अलग और इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट्स इट। ये समझ में आया, ये मेरे को डिवाइजर देगा ओपन करके, ये समझ में आ गया सारा, तो बस सीरीज को ऐड कर दो, डन। ये मेरे को सारे के सारे डिवाइजर्स का सम दे देगा, क्लियर है, श्योर। चलो अब ये अगला टॉपिक, टॉपिक है हेडिंग दो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। लाइक में अलाइक ऑब्जेक्ट्स, प्लीज समझना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज है, ठीक है, प्लीज ध्यान से समझना क्या चीज है इसके अंदर। मान लो, चलो 6 ऑब्जेक्ट्स हैं एंड इनको 3 पर्संस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसी को कुछ मिले चाहे ना मिले, एक मिले दो मिले, हो सकता है 6 के 6 सबको मिल जाए, या दो दो दो, तीन दो एक, 4 0 2, कुछ भी केसेस हो सकते हैं। अभी सारे केसेस हमें काउंट करने हैं, मतलब हमने 6 ऑब्जेक्ट्स को, लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन किसको जा रहा है फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे के सारे क्या है, सेम। तो लाइक ऑब्जेक्ट्स को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ये क्लियर हुआ, श्योर, ये क्लियर हुआ, राइट। अब ध्यान से देखो, जितने ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितने पर्संस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट, उससे एक कम हमने क्या किया, बैरिकेड्स ले लिए। बैरिकेड्स मतलब जो एक्चुअली में बैरिकेड्स इनके अंदर डालूंगा तो ग्रुप्स बन जाएंगे उतने। अब सोचो 3 ग्रुप्स अगर मेरे को बनाने हैं तो कितने बैरिकेड्स डालूंगा इनके अंदर,
दो, तभी जाके 1 2 3 बन जाएंगे ना। ये समझ आ रहा है? राइट। तो मान लो मेरे को 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड करना है, तो कितने बैरिकेड्स लिए? 2। बैरिकेड्स मतलब जो इनको डिस्टिंक्ट कर रहा है, डिस्टिंक्टर बोल दो। ये समझे? अब कितने ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल? 8। 2 बैरिकेड्स एंड 6 ऑब्जेक्ट्स। अब सोचो इन 8 के 8 ऑब्जेक्ट की अगर मैंने परमुटेशन की, जिसके अंदर 6 अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 अलाइक ऑफ अनदर काइंड है, तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं मेरे ध्यान से देखो जरा। ऐसे बनेगा, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है ना? ये सारे के सारे केसेस बनेंगे जब इनको मैंने अरेंज किया। अरेंज करने का टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जो जितनी बार सिमिलर आया उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, तो 8 फैक्टोरियल, सॉरी 6 फैक्टोरियल। अब इनके अरेंजमेंट के अंदर ये केसेस बनेंगे, एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये क्या हो गया भैया? पहले को मैं 2 ऑब्जेक्ट दे रहा हूं, दूसरे को 0 ऑब्जेक्ट दे रहा हूं, तीसरे को 4 ऑब्जेक्ट दे रहा हूं। पहले पर्सन को 1 ऑब्जेक्ट दे रहा हूं, दूसरे को 2 दे रहा हूं, तीसरे को 3। एक्चुअली में जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते हैं, सॉरी सेम होते हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये फर्क नहीं पड़ रहा कौन सा ऑब्जेक्ट किसको जा रहा है, किससे फर्क पड़ रहा है? कितने ऑब्जेक्ट किसको जा रहे हैं, बस बात खत्म। ये समझ में आया? तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिर्फ किस चीज से फर्क पड़ेगा? कितने ऑब्जेक्ट किसको जा रहे हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट किसको जा रहा है, इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसके अंदर क्या मेक श्योर कर रहे हैं हम कि किसके पास कितने आ रहे हैं? पहले इसके अंदर कितने आगे, ध्यान से देखो इन दोनों केसेस को देखो। पहले को कितने मिले? 2, दूसरे को 0, तीसरे को 4। अब ये वाला देखो, पहले को 0, दूसरे को 2, तीसरे को 4। तीसरे को 4 4 ही है, 2 0 0 2, दोनों को अलग अलग काउंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पहला ग्रुप बना वो पहले पर्सन को दे देंगे, दूसरा जो बना दूसरे को दे देंगे, तीसरा तीसरे को। अब इसमें पर्सन के अंदर आगे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो रही है। ठीक है, ये वाली चीज पहले पर्सन को जाएगी, ये दूसरे को जाएगी, ये तीसरे को जाएगी। ये समझे? तो ऐसे ही सोचो, अगर मेरे को n ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है r पर्सन को, अब यहां पे 3 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना था, एक कम लेके गए बैरिकेड, तो यहां पे कितने बैरिकेड लेके जाएंगे? r-1। अब इन सबको अरेंज कर दो, अरेंज करके जो जो डिफरेंट बैरिकेड्स के बाद ग्रुप्स बनेंगे उतने तरीकों से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं r पर्सन को। तो कितने बनेंगे? n प्लस टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, इनको ऐड कर दो, n प्लस r-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल। ये समझे? ये आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग। भाई n ऑब्जेक्ट्स r पर्सन, 6 ऑब्जेक्ट 3%, 3% है तो 2 बैरिकेड लेके जाएंगे, एक कम, ताकि 3 ग्रुप्स बन जाए। दो डिस्टिंक्टर आएंगे तो 3 ग्रुप्स बनेंगे ना, ऐसे आर ग्रुप्स बनाए तो r-1 डिस्टिंक्टर लेके जाएंगे। तो अब इन सब टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? n प्लस r-1 फैक्टोरियल। उनको अरेंज करने का तरीका, लेकिन n सेम काइंड किया तो n फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, r-1 सेम टाइप किया तो r-1 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। जैसे इसके अंदर ये किया हमने 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, तो ये मेरे को देगा अलाइक ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का टोटल नंबर ऑफ वेज। ये लिख रखा है यहाँ पे, अगले में पढ़ो जरा, क्या लिख रखा है? नंबर ऑफ वेज इन विच n आइडेंटिकल कॉइन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन p पर्सन्स इफ ईच पर्सन रिसीव नन, वन और मोर। किसी को मिला, एक मिला, दो मिला या कुछ भी नहीं मिला, ये सारे के सारे मिल गए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे? n प्लस p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल p-1 फैक्टोरियल। अब समझ में आया ये फॉर्मूला कहां से आया? श्योर, क्लियर है, पक्का? बेसिकली कितने ऑब्जेक्ट्स किसको मिलेंगे उसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये क्लियर है, पक्का? अच्छा अब देखो आगे एग्जांपल देखो जरा। फर्स्ट क्या लिख रखा है? A shelf contains 6 separate compartments। ठीक है, शेल्फ के अंदर 6 कंपार्टमेंट्स हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच 12 indistinguishable marbles can be placed in compartment so that no compartment is empty। तो कम से कम सबको कितने मिलने चाहिए? एक एक। तो भैया मैंने पहले क्या किया, मैंने सबको एक एक दे दिया, तो 1 2 3 4 5 6 12 थे, एक 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 मैंने दे दिया। अब कितने बचे? 6 को बाकी जैसे मर्जी 6 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब 6 मार्बल्स को, 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 6 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या आ जाएगा? 6 + 6 - 1 C
एक्चुअली में ये क्या है, ये n प्लस आर माइनस वन सी, एन बोल लो, ये n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये तो लिख रखा है, और क्या लिख रखा है, ये समझ में आ रहा है। तो ऐसे इधर क्या आ जाएगा, 6 + 6 - 1c 6 - 1, तो क्या बन जाएगा ये 11c5। ध्यान से कम एक मार्बल तो हर एक कंपार्टमेंट में आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक एक मार्बल उठा के हर एक कंपार्टमेंट में पहले रख दिया। ये समझे, एक एक मार्बल उठा के एक एक कंपार्टमेंट में मैंने पहले रख दिया, तो बाकी जो 6 बचे उनको तो जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फर्क नहीं पड़ता, एक एक तो सबको मिल गया, तो बात खत्म। अब 6 मार्बल को 6 कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका यही बचा हमारे पास, क्योंकि एक एक उठा के जब मैंने हर एक किसी को एक एक दे दिया, उसके नंबर ऑफ वेज तो वन ही रहेंगे, राइट। तो 6 को 6 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 6 को 6 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या आ जाएगा, 6 + 6 - 1 सी, 6 + 6 - 1 सी, 6 - 1, दैट्स इट। तो आ जाएगा 11c5, तो वही लिख रखा है इधर, ध्यान से देखो जरा, 11c5। ये क्लियर हुआ लास्ट में, समझ आया। अच्छा एक और चीज, अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट एक को एक कम से कम मिले, उसके अंदर ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लो 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, 3 पर्सन हैं। अब हमें इस तरीके से 6 ऑब्जेक्ट्स को 3 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट हर किसी को एक एक तो मिले। तो अगर हमने ये सोचा कि पहले मैं एक एक दे देता हूं सबको, ठीक है, एक एक मैंने पहले सबको दे दिया, तो मैंने इनको एक 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 दे दिया, उसके बाद कितने बचे, 3, तीनों को जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तीनों को जैसे मत देखो, मैंने क्या किया, पहले 6c3, 6 में से 3 चूज कर लिए, उन तीनों को इन तीनों को एक एक देना, तो जैसे मर्जी कर दो, कितने तरीके से कर सकता हूं, 3 फैक्टोरियल। तो इसने क्या मेक श्योर किया कि एक एक ऑब्जेक्ट तो मैंने तीनों को पहले दे दिया, हाँ या ना, ये समझ में आया। अब बाकी कितने बचे, 3। अब मैंने पहला उठाया, उसके पास कितनी ऑप्शन है भैया, वो तो तीनों के में से किसी के पास भी जा सकता है। अगला उठाया, उसके पास भी कितने ऑप्शन है, 3। अगला उठाया, सबके पास, हो सकता है सारे के सारे एक को चले जाए। इसी से मेक श्योर हुआ ना कि किसी को मिलेगा कुछ या नहीं मिलेगा, किसी को सारे मिल गए, ये सारे केसेस कवर कर दिया। तो आगे क्या आएगा, अगले फोर्थ मार्बल के पास कितने ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट के पास 3, अगले के पास 3, अगले के पास 3, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे, हाँ या ना। तो मैं बोल रहा हूं कि ये गलत है, ये नहीं कर सकते। इसके अंदर सबसे पहले मैं एक 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 दे के उसके बाद में बाकी जो बचे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये गलत हो जाएगा, ये ओवर काउंट कर लेता है। एक्चुअली में कुछ केसेस होते हैं जिसके 2-2, 3-3 बार काउंट कर लेता है। कैसे, देखो, जब मैंने ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, एक ऐसा आएगा, जब मैंने एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हो सकता है वो ऐसा आ जाए। जो मैंने 63 किया, चूज किए 3, हो सकता है वो पहले 3 चूज हो गए और उनको 3 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट करना है, हो सकता है वो 3 फैक्टोरियल में से एक ऐसा होगा जब वो O1 इधर जाएगा, O2 इधर जाएगा, O3 इधर जाएगा। अब जो बाकी तीनों को अरेंज कर रहा हूं, तो क्या आएगा, इसके पास 3 केसेस हो सकता है, ये सारा का सारा तीनों के तीनों चले गए इसके पास, O4, O5, O6। तो ये जो केस है, ये वन ऑफ द केस होगा इनके अंदर। अब एक केस ये भी आएगा, जब जो मैंने स्टार्टिंग में 3 ऑब्जेक्ट चूज किए 63 से, वो थे O4, O2, O3, तो इधर आया O4, इधर आया O2, इधर आया O3, तो बाकी क्या बचा, ये वाले। अब जब मैं बाकियों में डिस्ट्रीब्यूशन ला रहा हूं, इन बाकी तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, हो सकता है तीनों के तीनों A1 को, पर्सन 1 को मिल गया, तो क्या बन जाएगा, O1, O5, O6। अब ध्यान से देखो, ये वाला केस और ये वाला केस सेम नहीं है, क्या हुआ, O3, O3, O2, O2, O1, O4, O5, O6, O1, O4, O5, लेकिन ये वाला चीज क्या करेगा, इन दोनों को डिफरेंट काउंट करेगा, लेकिन एक्चुअल में इनको क्या काउंट करना है, सेम, तो ये ओवर काउंट कर देता है। इसलिए अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये चीज चलेगी, क्यों, क्योंकि कौन सा ऑब्जेक्ट किधर गया फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों केसेस क्या काउंट हो जाएंगे, सेम, वो इन दोनों को सेम काउंट करेगा। लेकिन डिस्टिंक्ट के अंदर एक्चुअली में ये सेम है, बट ये काउंट क्या करेगा, अलग अलग, तो नहीं कर सकते। अब डिस्टिंक्ट के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट हर किसी को एक एक मिलना ही मिलना चाहिए, ये समझे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पर्सन 1, इसके अंदर केसेस बनते हैं, तो मैं क्या करूंगा,
पहले एक एक ऑब्जेक्ट इसको दे दिए, अब कितने बचे? 3, तो 3 के 3 इधर दे दिए, तो ये एक केस बनेगा। मतलब 6 ऑब्जेक्ट्स की पहले मेरे को ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, 3 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, 4 का, 1 का, 1 का, और वो 3 ग्रुप मेरे को इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, हाँ या ना? फिर एक ऑब्जेक्ट उठा के इधर ले जाओ, तो इधर बन गए 3, इधर बन गए 2, इधर बन गए 1। अब मेरे को ये डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, पहले ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। फिर अगली बार एक और उठाओ, फिर इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? 2 3 1। लेकिन 2 3 1 तो ऑलरेडी 3 2 1 ऑलरेडी काउंटेड है, फिर सेम नहीं होना चाहिए। फिर उसको उठा के इधर ले गए, तो क्या बन जाएगा? 2 2 2। ये 3 केसेस पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। विच विल मेक श्योर कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो तीनों को मिल ही रहा है। अब देखो इसके क्या केसेस आ जाएंगे। पहले मैंने क्या करना है? ग्रुप्स बनाने हैं, तो 6 ऑब्जेक्ट्स के 3 ग्रुप बनाने, 4 1 1 साइज के, तो क्या आ जाएंगे? 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। लेकिन दो ग्रुप का साइज सेम हो गया, 2 फैक्टोरियल। अब इन 3 ग्रुप्स को 3 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसके ग्रुप्स 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब इन 3 ग्रुप्स को 3 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो ये ग्रुपिंग हो रही है और उन ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ग्रुपिंग हो रही है, उन ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये ग्रुपिंग क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तीनों का सही सेम है। अब इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। तो अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास कोई तरीका नहीं है, बस हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर कम से कम एक एक ऑब्जेक्ट सबको देना ही देना है तो, या दो दो कम से कम देने, या कम से कम 3 3 देने हैं, तो यही हमें करना पड़ेगा। डिस्टिंक्ट के लिए हमें यही करना पड़ेगा, ये वाला काम नहीं कर सकते। ये वाला काम हम किस में कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ लाइक ऑब्जेक्ट्स में। ये समझ में आया? पक्का? ये समझ में आया इसमें ओवर केसेस क्यों काउंट हो रहे हैं, एक्स्ट्रा काउंट क्यों हो रहे हैं? समझे? डिस्टिंक्ट के अंदर नहीं काउंट होंगे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट किसको ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये दोनों के दोनों क्या काउंट होंगे? 4 1 1, बस बात खत्म, क्योंकि सारे सेम केसेस। क्लियर हुआ? श्योर? आगे एग्जांपल देखो जरा। नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड। अब ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पानी पी लो। नेचुरल नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब मेरे पास 1 1 1 1 1 1 कितने बार है? 102 टाइम्स। उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना एक्स वाई जेड के अंदर अंदर, राइट? सच दैट कम से कम एक 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 तीनों को मिलना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर है, 0 0 नहीं मिल सकता, 0 0 नहीं मिल सकता। अब अगर वो बोलता कि भैया किसी की वैल्यू होल नंबर वैल्यू है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब इस केस में क्या बोल रहा है वो? नेचुरल नंबर, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 1 वहां से स्टार्ट होगी। मतलब अगर मैंने ये सोल्यूशन दिया 10200, ये एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं है इस केस में। तीनों की वैल्यू कम से कम नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 1 1 1 से तो कम से कम बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, राइट? तो होल नंबर के लिए अलग आंसर आएगा, नेचुरल नंबर के लिए अलग आंसर आएगा। अब नेचुरल नंबर के लिए मैंने क्या किया? पहले 3 मान उठाए और तीनों को 1 1 1 दे दिया, तो सब कम से कम 1 1 1 हो गए। बाकी कितने बचे? 99। अब इन 99 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को किसी भी तरीके से इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या आ जाएगा? 99 प्लस 3 माइनस 1c, तो दैट इज 101c2। ये आंसर है, बिल्कुल 101c2, विच विल मेक श्योर कि कम से कम एक 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 1 तो सबको दे दिया, यानी कि सबकी वैल्यू कम से कम एक 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 तो है। अब जब मैंने बाकी 99 वंस को डिस्ट्रीब्यूट किया, अब किसी को मिला चाहे नहीं मिला, कम से कम एक 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 तो मिल चुका है सबको, तो सबकी वैल्यू कम से कम एक 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 तो होगी होगी। ये समझे? अगर होल नंबर वाला होता तो मैं डायरेक्टली सबको रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देता, तो क्या आंसर आ जाता? 102 प्लस 3 माइनस 1c, इन दैट केस ये आंसर आ जाता। अब इसके अंदर क्या होगा? जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, हो सकता है किसी को मिले किसी को, याद है ना फ्लैश के अंदर वो बैरिकेड के अंदर किसी को कुछ मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, इसके अंदर 0 भी आ जाएगा। तो होल नंबर वाले सॉल्यूशन के लिए ये आएगा, नेचुरल नंबर वाले के लिए ये आएगा। ये क्लियर हुआ? लास्ट, number of ways in which an ant can reach from, देखो इधर
1,1 टू 4,5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ठीक है। अब यहां से यहां तक पहुंचना शॉर्टेस्ट पाथ में टोटल नंबर ऑफ वेज बताने क्या होंगे ये समझे। अब ये टोटल शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब पता है, मैं यहां से ऐसे ऐसे घूम के नहीं आ सकता, ऐसे तो इन्फिनिट पाथ आ जाएंगे। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये है कि देखो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए मेरे को हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस मूव करना है 3, वर्टिकल कितना डिस्टेंस मूव करना है 4, बस यही मूव करना है। अब किसी भी ऑर्डर में करो फर्क नहीं पड़ता, देखो पहले 2 हॉरिजॉन्टल लिए, फिर वर्टिकल लिया, फिर हॉरिजॉन्टल लिया, फिर 3 वर्टिकल ले लिए, या फिर पहले सारे वर्टिकल ले लिए सारे हॉरिजॉन्टल ले लिए, या फिर पहले 2 वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल ले लिया। मतलब टोटल मेरे को हॉरिजॉन्टल कितने लेने हैं स्टेप 3, वर्टिकल कितने लेने हैं 4। अगर मैंने ये लिए जिस मर्जी ऑर्डर में लो फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहां से यहां तक पहुंच जाऊंगा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ में, हाँ या ना। तो बस इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो जैसे मर्जी, तो क्या आ जाएगा आंसर 7 फैक्टोरियल, टोटल कितने आ गए 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है। बस क्या है मेरे पास एच 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 वी 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 वी, इनको अरेंज करना है आपस में। इनको अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल बाय 4 सेम वी है तो 4 फैक्टोरियल, 3 सेम एच है तो 3 फैक्टोरियल, ग्रुपिंग ही की है और क्या, ठीक है। चलो